अस्सलाम वालेकुम जी। तामीर प्रॉपर्टीज़ के ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं शाहज़ेब इकराम और आप देख रहे हैं तामीर प्रॉपर्टीज़। मेरे साथ मौजूद हैं अली हसनैन खान साहब, CEO तामीर प्रॉपर्टीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं जी? ठीक है आप? अच्छा, रियल एस्टेट के बारे में सबसे पहले तो बताएं, लेकिन उससे पहले हमें ये बताएं कि तामीर प्रॉपर्टीज़ का आगाज़ कैसे हुआ, क्या अप्स एंड डाउन्स थे? देखिए जी, हर काम स्टार्ट करने से पहले कुछ मुश्किलात भी आती हैं और काफ़ी अप एंड डाउन्स होते हैं। अगर आप एक बड़े विजन के साथ और बड़े लेवल के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आसान नहीं होता। और इस टाइम अगर आप एक कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर रियल एस्टेट कंपनी चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको जो भाई ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमारे, उनको ये बिल्कुल एक आइडिया होगा कि किस तरीके से ये काम चलता है और किस तरीके से ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर मैं शुरू की बात करूं तो हमने ये एक ऐसा फ्रीलांस काम शुरू किया था, खुद ही काम शुरू किया था, दोस्त साथ थे और कुछ इंस्पिरेशंस भी थी। कुछ और कंपनीज को भी देखा कि हाँ जी वो कैसे काम कर रहे हैं, काम करने का स्टाइल क्या है, और ये भी थोड़ी बात समझ आई कि वाकई पाकिस्तान में रियल एस्टेट का स्कोप है और काम करना शुरू किया है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के रियल एस्टेट के हालात आपके सामने ही है। तमाम तर चीज़ें, इकोनॉमी को देखें तो वो भी आपके सामने है, जो पॉलिटिक्स है, हुकूमत है, उसके हालात देखें तो वो भी आपके सामने है। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की रियल एस्टेट कहाँ पे खड़ी हुई है इस वक्त? देखिए जी, रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर, जैसे पाकिस्तान जैसी जो भी कंट्री होगी जिसकी पॉपुलेशन रोज़ के रोज़ बहुत जो फिगर्स हैं हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट जैसा सेक्टर ऐसी कंट्री में जिसमें जो पॉपुलेटेड है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो कभी उसमें नाकामयाब नहीं हो सकती, उसने ऊपर जाना ही जाना है। बिल्कुल। जैसे अभी एक सर्वे के मुताबिक 20 से 25 लाख घर पाकिस्तान को हर साल ज़रूरत है। तो अगर हम जो जितनी भी सिटीज़ हैं, हर बंदा चाहता है कि उन सिटीज़ के इर्द गिर्द उनके घर हों, क्योंकि वो जो एक सिटी डेवलप हो चुकी होती है तो उसमें एक आम आदमी के लिए, तनख्वाहदार एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो एक कैश के ऊपर करोड़ों रुपए की एक प्रॉपर्टी रहे। तो रियल एस्टेट ने चलना ही चलना है, सोसाइटीज़ ने आना ही आना है, क्योंकि ये पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है इसके लिए इसका यही है कि हाल है कि एक सिविलाइज तरीके से एक सोसाइटी की शक्ल में डेवलपमेंट हो और सिविलाइज तरीके से एक शहर बने। तो ये रियल एस्टेट मतलब है, आप इसको कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, ये इसने पाकिस्तान जैसे कंट्री में चलना ही चलना है। अच्छा, कहा जाता है कि ये जो सोसाइटीज़ बन रही हैं ये एक पूरा माफिया होता है और ये लोग गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर इस पे बड़ी तामीरात करते हैं। तो कुछ ऐसा है कि गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता है, कुछ इस तरह की चीज़? देखें, ये तो अब हर सोसाइटी का एक डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल है, वे ऑफ वर्किंग है। काफ़ी लोगों के साथ ये सच बात है, फ्रॉड्स भी होते हैं। काफ़ी हमारे ओवरसीज़ भाई, ज़्यादातर जो ओवरसीज़ भाई होते हैं वही एतबार करके फ्रॉड में फंस जाते हैं लोगों के ऊपर। मगर हमें हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी बंदे के साथ मुंसलिक हो रहे हैं, या किसी हाउसिंग सोसाइटी में वो फाइल ले रहे हैं, कोई प्लॉट ले रहे हैं, या अगर हाउसिंग सोसाइटी से अलावा भी अगर वो एक आम सिटी में प्लॉट ले रहे हैं या कोई भी फाइल ले रहे हैं, कोई भी परचेजिंग कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा एक वर्किंग, अभी जैसे कि पंजाब, हमने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि पंजाब में भी पूरा प्रॉपर एक लैंड रिकॉर्ड सिस्टम आ चुका है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी से प्लॉट लिया जाए तो पहले तस्दीक कर ली जाए कि वाकई उसके नाम के ऊपर है, कब्ज़ा नहीं है। अगर हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्लॉट लेना चाहता है या कोई फ़ाइल लेना चाहता है तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है, जो हमारे ख़ास तौर पे ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले उनका प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखें, वो डिलीवर्ड हैं या नहीं हैं, उन्होंने जो पहले वादे किए हैं। थोड़ा सा वर्किंग इतना टाइम नहीं लगता, अगर बंदा एक काम को थोड़ा सा टाइम दे तो सारा सब कुछ पता लग जाता है। तो हमें रिलायबल कंपनी के साथ एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और रिलायबल हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर ये हम 2-3-4 काम करें और लालच में ना फंसते, क्योंकि अब काफ़ी जो वो कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है वो। बिल्कुल। तो अच्छा, अभी यहाँ पर आपने बात की रिलायबल जो कंपनीज़ हैं, रिलायबल जो रियल एस्टेट की जितने भी ये आप देखते हैं, जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, न्यू सिटी पैराडाइज हो गया। तो आप एज अ तामीर प्रॉपर्टीज़ के CEO किन किन सोसाइटीज़ को डील करते हैं और उन सोसाइटीज़ में आप क्या चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ एक सोसाइटी में है तो हम इस सोसाइटी को डील करेंगे और अपने क्लाइंट्स को ये सोसाइटी बेचेंगे। अगर एक सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं हैं तो हम इस सोसाइटी की तरफ जा भी नहीं रहे, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। देखें जी, हम किसी सोसाइटी की सेल्स पार्टनर बनने से पहले 3-4 चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हैं, हमारी पूरी टीम है। हम मीटिंग्स करते हैं प्रॉपर तरीके से, उनके
जिस सोसाइटी के साथ भी हम सेल्स पार्टनर बनेंगे तो हम देखें हमारे पास काफ़ी भाई आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं कि हमारी सोसाइटी के साथ आप सेल्स पार्टनर बन जाएं, हमारी सोसाइटी के साथ सेल्स पार्टनर बन जाएं। मगर हम एक सोसाइटी के साथ सेल्स पार्टनर बनने से पहले उनके प्रॉपर एक वर्किंग करते हैं, उनके पास खातिर हुआ लैंड है नहीं है, उनके पास NOC अप्रूव्ड है नहीं है, और उनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर्ड वो कर चुके हैं, अपने वादे पे पूरे उतरे हैं कि नहीं उतरे। क्योंकि ये देखें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हम मतलब माजी में भी हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड है, 1 साल के अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तामीर प्रॉपर्टीज़ ने इतना नाम बनाया है। तो हमारी जो सर्विसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिलायबल हैं, और हम उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं जिसके ऊपर हम पहले ख़ुद ट्रस्ट करें। और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे जिसमें मैं ख़ुद इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ जिस प्रोजेक्ट में, तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी उसी में सजेशन दूँगा और उसी की हम सेल्स पार्टनर बनेंगे। ज़बरदस्त। तो जैसे भी आपने नाम भी लिया है कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके पास लैंड भी है, और इसके ऊपर हमारी काफ़ी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आई हुई हैं जो हमने इसमें सारी बातें बताई हुई हैं, इनके जो लैंड हैं, उसी के मामलात हैं, और जो भी मामलात हैं हमारी उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियोस हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आजकल कहा जाता है कि सेल्स कम हो रही हैं, कम फाइल्स क्लाइंट्स ले रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं? क्या मुल्क की मईशत वजह है, या ये जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं ये अच्छी तरीके से मार्केट नहीं कर पा रही है, लोग बज़ाते ख़ुद क्योंकि इकॉनमी ठीक नहीं है इस वजह से डाउन है? देखें 3-4 फैक्टर्स हैं। अब जैसे अगर हम अपने मुल्क के हालात की बात करें तो एक सर्टेनिटी तो नज़र नहीं आती ना। देखें अगर हम एक ओवरव्यू करें हालात का, तो इस जो पिछला 1 साल गुजरा है तो इसमें एक आम आदमी के लिए मतलब अपने अखराजात, डेली के अखराजात पूरी करना मुश्किल हो गया है। तो हम एक प्लॉट लेने की कैसे सोच सकते हैं? तो ज़ाहिर बात है पूरे चंद कितने फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद एक रियल स्टेट जो का बिज़नेस है उसके अंदर कुछ बूम आता है या वो काम करना शुरू होता है, क्योंकि अगर अखराजात एक आम आदमी के पूरे नहीं होंगे और मुल्क में सर्टेनिटी नहीं होगी तो कोई इसकी तरफ कैसे जाएगा? ये तो बस एक फिर मजबूरी है, फिर जैसे लोग गुजारा कर रहे हैं, रह रहे हैं, फिर वैसे ही रहेंगे। ज़बरदस्त। तो आप क्या समझते हैं, क्या हल है कि पूरे मुल्क की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सकती है? ये तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे लीडर्स हैं, और जिनके हाथ में कंट्रोल है, वो अगर प्रॉपर तरीके से सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है तो सब तमाम बिजनेसेस के ऊपर है। बिल्कुल। अगर एक सर्टेनिटी कंट्री में आएगी तो हमारी इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी, रियल एस्टेट सेक्टर भी चलेगा, एक आम आदमी भी खुशहाल होगा। तो सर्टेनिटी तो एक कंट्री में बहुत ज़रूरी है। यानी मालूम हो कि कौन सी हुकूमत किस वक्त आ रही है और उसने कितना अरसा निकालना है। जब हमें ये तमाम तर चीज़ें मालूम होंगी तब जाकर जो मार्केट है वो उठेगी, तब जाकर रियल एस्टेट उठेगा, तब जाके इकॉनमी उठेगी। देखें अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें तो माशाल्लाह इंडस्ट्रीज़ भी चल रही थी। अगर आप फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद जिधर टेक्सटाइल बनती है, बिल्कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है पूरे दुनिया में फैसलाबाद से, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ के पास इतनी वैकेंसीज थी जॉब के लिए कि एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे थे, एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो गई थी, मज़दूरों की दर मज़दूरों की शॉर्टेज हो गई थी। और अब जाएँ वहाँ पे कितनी फैक्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, जो वहाँ पे अब जैसे एक मेरा जानने वाला दोस्त कज़न, वो एक फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल मिल में मैनेजर था, और वहाँ पे जो वो टेक्सटाइल मिल है वो किसी फ़ॉरेन कंट्री को कुछ स्वेटर्स और मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो पता है स्वेटर्स और जैकेट्स वगैरह ज़्यादा चलती हैं। बिल्कुल। तो वो मैन्युफैक्चर करने वाली वो फैक्ट्री थी, तो उसमें नाइट शिफ्ट भी लग रही थी, डे शिफ्ट भी लग रही थी, और तकरीबन 2000 के 2500 के करीब वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे थे। ये बिल्कुल 2022 के एंड तक ऐसे ही मामलात चल रहे थे, नहीं 2022 के रमज़ान तक। सही। उसके बाद जब से कुछ अनसर्टेनिटी पैदा हुई तो एम्प्लॉयज़ कम होना शुरू हुए, वो अभी मुझे पता लगा है कि वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है। तो अब ये सोचें कि 2000-2500 मज़दूर एक जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो पीछे 2000-2500 घरों को संभाल रहे हैं। बिल्कुल। और अभी ये हाल पूरे फैसलाबाद पे हो चुका है। तो सिर्फ ये एक इंडस्ट्री फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है उसके साथ ही कितने हमारे करोड़ों घर जो है वो मुंसलिक हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हम रियल एस्टेट को देखें, अगर एक हाउसिंग सोसाइटी चलेगी नहीं, रियल एस्टेट चलेगी नहीं, तो एक देखें जब घर बनता है तो घर में 10 से 12 शोबे जो हैं उनको काम मिल जाता है, लकड़ी वालों को, टाइलों वालों को, मज़दूरों को। तो मतलब एक डायरेक्टली एक जब हमारा मुल्क में सर्टेनिटी आएगी और तो उससे हमारी इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, उससे हमारा रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा, और उससे एक आम आदमी के घर में खुशहाली आएगी।
तो सर्टेनिटी बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री में। बस हम ये नहीं कहते, हम बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं करते, किसी की भी गवर्नमेंट हो, मगर एक प्रॉपर टाइम हो, प्रॉपर एक बिजनेसमैन को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉपर आइडिया हो कि ये गवर्नमेंट इस टर्म से लेके इस टर्म तक है और मैं अपने काम के लिए बिल्कुल फ्रीली अपना काम कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। इस पॉडकास्ट में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। इजाज़त चाहूँगा अपने मेज़बान शाज़ेब इकराम को, दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।